गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम लोगों ने हमारा चैप्टर ख़त्म किया था आपकी बुक हनी ड्यू का चैप्टर फर्स्ट, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। ये वाला चैप्टर फिनिश किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो लेट्स सी। सबसे पहले पेज नंबर 10, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट डिड ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। तो इसका आंसर है कि ऑथर को 19th सेंचुरी का रोल टॉप डेस्क मिला था, जो इन शॉप में जो ओक की लकड़ी से बना हुआ था, बहुत बैड कंडीशंस में था सेवरल प्लेसेस पर। मैंने आपको ये पीडीएफ सेंड करना है। मैं सिर्फ आपको ये आंसर एक्सप्लेन करती जाऊंगी ताकि जब आप ये आंसर्स नोट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है कि उसने क्या देखा सीक्रेट ड्रॉर में, और उसने वहाँ पर उसे किसने पुट किया था, किसने रखा होगा। पहले जो ऑथर है उसने एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स देखा था सीक्रेट ड्रॉर में, जिस पर कुछ डेट लिखी थी जो लेटर जिम ने लिखा था, और ये मिसेस जिम मैकफर्सन यानी कि कॉनी जो उसकी वाइफ थी उसके लिए था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड रिटन द लेटर टू होम एंड व्हेन। ये लेटर किसने लिखा था और किसके लिए था। ये लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था, कॉनी मैकफर्सन के लिए। वाई वॉज द लेटर रिटन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द लेटर रिटन, what was the wonderful thing that happened। जी जो आपकी कंटिन्यूस के क्वेश्चंस हैं ये पेज नंबर 14 कॉम्प्रिहेंशन चेक पे हैं। वाई वॉज द हु हैड द रिटन लेटर टू होम एंड व्हेन, ये हो चुका है। वाई वॉज द लेटर रिटन एंड व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैपेंड। क्या लिखा था लेटर में, क्यों लिखा था, और क्या वंडरफुल थिंग हुई थी। जिम ने ये लेटर लिखा था अपनी वाइफ को क्रिसमस प्रेजेंट के बारे में बताने के लिए, क्रिसमस डे के बारे में बताने के लिए। उस दिन ब्रिटिश और जर्मन्स ने फुटबॉल मैच खेला था, ये हुआ था एक्चुअली में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नेक्स्ट है, व्हाट डिड हंस वुल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे आर नॉट सोल्जर्स। वो क्या करते थे। हंस वुल्फ वाज अ डसल्डॉर्फ, वो सेलो बजाता था ऑर्केस्ट्रा में, और जिम मैकफर्सन वो स्कूल टीचर था। Had Hans Wolf ever been to Dorset? Why did he say he knew it? वो कभी नहीं गया था, लेकिन उसने ये सब कुछ अपने स्कूल में पढ़ा था, अपनी बुक्स में पढ़ा था। Do you think Jim McPherson came back from the war? How do you know this? No, it is not most likely that Jim McPherson did not come back from the war. वो पूछ रहा है कि आपको लगता है कि क्या जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया था, ये तुम कैसे जानते हो। नहीं, एक्चुअली पर्सनली मुझे भी नहीं लगता कि जिम मैकफर्सन वॉर से वापस आया था, क्योंकि उसका लेटर वहीं पर था, प्लस कोनी अभी तक उसका वेट कर रही थी। दैट मीन्स वो कभी वापस ही नहीं आया था। आफ्टर दैट डू यू थिंक, ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पेज नंबर 15 कॉम्प्रिहेंशन चेक पे है। ओके, डू यू थिंक हाउ ओल्ड वॉज मैकफर्सन now? Mrs. McPherson was 101 years old. And where was she? She was in nursing home in Burlington. उसके बाद who did Connie McPherson comprehension text question, वो पेज नंबर 16 पर। Who did Connie McPherson think her visitor was? उसको क्या लग रहा था कि उसका विजिटर कौन है। कोनी मैकफर्सन को लग रहा था कि उसका विजिटर जो है उसका हस्बैंड है जिम। और इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी में ये है विच सेंटेंस द टेक्स्ट। आप अपना नोटबुक को टेक्स्ट बुक खोल कर रखेंगे तो आपको मिलेगा पेज नंबर 16 कॉम्प्रिहेंसिव चेक पर आपका सेकेंड क्वेश्चन है, विच सेंटेंस द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट टू हाइड हिज आइडेंटिटी। ये आपको अपना चैप्टर में से ढूंढना है, दैट्स वाई ये इसमें नहीं है। आपको ये ढूंढ के और फिर खुद लिखना है। नाउ वर्किंग विद द टेक्स्ट, पेज नंबर 16, main question answers. For how long do you think Connie had kept Jim's letter? Give reasons to your answer. जो मेन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हैं। कॉनी ने जिम का लेटर काफ़ी टाइम से रखे हुए थे, क्योंकि वो नरेटर को बता रही थी कि वो बार बार उन लेटर्स को पढ़ती थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेंटेंस इन दैट इट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के सेकेंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है जो आंसर
The sentence which shows the visitor did not try to hide his identity. I explained about the desk, about how I found it, but I don't see she was listening. Why do you think the desk has been sold and when? डेस्क को क्यों बेचा गया था और कब बेचा गया था? जो डेस्क है वो तब बेचा गया होगा जब कॉनी मैकफर्सन जो है उन जहाँ रहती थी वो जगह में फायर लग गई थी. वो उनको तो नर्सिंग होम ले गए थे और बाकी की सारी बर्नट अप थी जो थी चीज़ें थी वो सोल्ड कर दी गई थी. जो जिम एंड हंस हैं जिन्होंने जो जिम और हंस हैं, वाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? उनको क्यों लगता था कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के लिए ज़्यादा अच्छे हैं? उन लोगों को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि इन मैचेस में कोई मरता नहीं है, चिल्ड्रंस जो है ऑफेंड नहीं होते, वाइफ्स विडोज़ नहीं होती. इन रीजंस की वजह से जो गेम्स थे वो कोई भी वॉर रिजॉल्व करने के ज़्यादा बेटर वेज थे. डू यू थिंक द सोल्जर ऑफ टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? फाइंड एविडेंसेस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर. आपको क्या लगता है जो सोल्जर्स होते हैं टू आर्मीज़ के वो एक दूसरे जैसे होते हैं या एक दूसरे से डिफरेंस होते हैं? एविडेंस निकाले स्टोरी में से. एक्चुअली कोई भी आदमी क्यों ना हो वो दूसरी आर्मी के एग्जैक्ट सेम ही होती है. अगर फर्स्ट आर्मी अटैक करेगी तो सेकेंड आर्मी डिफेंड करती है. एग्जैक्टली अगर फर्स्ट आर्मी पीस बना कर रखेगी तो सेकेंड आर्मी भी पीस बना कर रखती है. दैट्स व्हाट हैपन. तो यही इसमें बताया गया है. जो सोल्जर्स थे वो एक दूसरे जैसे ही थे. ट्रूप्स जो है क्रिसमस एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे. उन लोगों ने एक दूसरे के साथ फूड शेयर किया था, स्मोकिंग, लाफिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग सब कुछ एक साथ किया था. सो ये सारी जो चीज़ें आपको आंसर में देखने मिल रही हैं ये इस बात का प्रूफ थी कि आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सोल्जर सेम होते हैं कि नहीं, वो सेम होते हैं. मेंशन द वेरियस वेज इन विच ब्रिटिश एंड जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन. इससे कई सारे वेरियस वेज बताइए जिसमें ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स फ्रेंड्स हो सकते हैं और क्रिसमस पर करने वाली कॉमन चीज़ें करते हैं. ये जो हैं दोनों ही ट्रूप्स जो हैं क्रिसमस एक साथ मना रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे का फूड शेयर किया. उन लोगों ने एक साथ स्मोक किया, लाफ किया, टॉक, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग. उसके बाद वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे. वहाँ के सर्जन ट्रॉय, डॉर्सेट सब कुछ एक दूसरे के साथ बुक्स के बारे में बात कर रहे थे जो उन लोगों को पसंद है. वो एग्री कर रहे थे हर चीज़ पर. जो बहुत ट्रूप्स से उन्होंने फुटबॉल गेम प्ले किया जिसमें हंसन अपना चेयर किया, लोग साथ में तालियां बजा रहे थे. उन लोगों ने उस दिन कैरल्स भी गाए थे. कैरल्स जो हैं क्रिसमस सॉन्ग्स होते हैं. ये अलग अलग लैंग्वेजेस के अलग अलग लोगों के होते हैं. उन दोनों ने एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किए थे अपने उस दिन. उन्होंने क्रिसमस साथ में बनाया था और बहुत कुछ कॉमन मिला था उन दोनों में. नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ कॉनीज क्रिसमस प्रेजेंट, व्हाई इज़ इट द बेस्ट प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? जो क्रिसमस के लिए क्या उस कॉनी के लिए क्या क्रिसमस प्रेजेंट था और वो बेस्ट क्यों था? उसके लिए बेस्ट प्रेजेंट जिम का वहाँ आना था. वो जिम को वहाँ देखकर बहुत खुश थी. उसको नहीं पता था कि जो नरेटर वहाँ पे गया है वो जिम नहीं है, बट स्टिल वो उसे जिम समझ रही थी और इसीलिए उसका ये बेस्ट प्रेजेंट था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसका हस्बैंड वापस आ गया. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी सूटेबल फॉर इट? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या टाइटल स्टोरी का उसके लिए सूटेबल है? आपको लगता है कोई और टाइटल हो सकता था? हाँ, टाइटल स्टोरी का सूटेबल है क्योंकि एट द लास्ट हमने देखा कि कॉनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था. ठीक है. इसके बाद वर्किंग विद द लैंग्वेज, पेज नंबर 17 पर आपका क्वेश्चन है वर्किंग विद द लैंग्वेज. इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स है. यस, फिल इन द ब्लैंक्स. यस, पेज नंबर 17 आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है. लुक एट योर टेक्स्ट बुक जिसमें आपकी एक्सरसाइज दिया गई है. उसमें लिखा हुआ है लुक एट दी सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. उसके बाद एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है और जो वर्ब्स को इटैलिक्स वर्ब में लिखा गया है वो पास्ट टेंस है. ये बताते हैं कि जो हुआ था वो पास्ट में हुआ था. आफ्टर दैट आपको वो पैसेज रीड करना है जो आपको गिवन हुआ है और उसके बाद आपको क्या करना है उसमें वर्ब नोटिस करना है. ठीक है. रीड द पैसेज बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब इन द पास्ट टेंस. इसमें लिखा है अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सेट डाउन. पास्ट टेंस इसमें से क्या दिखाता है? सबसे पहले पास्ट टेंस इसमें से दिखाता है GOT गॉट. ओके. जो पास्ट टेंस आपको बता रहा है वो क्या है? GOT गॉट.
Yes, a man got on the train and sat down. The compartment was empty except for one lady. She took her gloves off. A few hours later, police arrested the man. They held him for 24 hours and then freed him. इसमें आपको पास्ट टेंस के वर्ब्स को अंडरलाइन करना होता है. पास्ट टेंस में बेटा सबसे पहले तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो आपको पूरे सेंटेंसेस में ये देखना है कि कहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई गई है. दैट आर आपको वो वर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, वही पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. सबसे पहले GOT गॉट, उसके बाद SAT सेट. आफ्टर दैट उसने लिखा है द कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी. वॉज फॉर वन लेडी. शी टुक हर ग्लव्स ऑफ. टुक. A few hours later the police arrested the man. Arrested. After that they held him. Held for 24 hours then freed him. ये आपके वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो पास्ट टेंस में यूज़ होते हैं और आपको इनको अंडरलाइन करना है. इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वो है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट. अभी हमें यही करनी है, तो इसमें आप देखिए माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल येस्टरडे. शी हैड टीयर्ड हर ड्रेस. टीयर्ड हर ड्रेस, इसके आंसर्स आपको नीचे दिए हुए हैं. माई लिटिल सिस्टर इज़ वेरी नॉटी, इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनानी है आपको, क्योंकि पास्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ होती है. व्हेन शी केम फ्रॉम स्कूल येस्टरडे शी हैड टर्न हर ड्रेस. आप इसका आंसर देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कम के लिए उन्होंने केम यूज़ किया है, और टीयर के लिए टर्न, आस्क के लिए आस्क्ड, उसके बाद हैपन के लिए हैपेंड, से के लिए सेड, क्वेरल के लिए क्वेरल्ड, हैड क्वेरल्ड, एंड हैव बीट के लिए हैड बीटन. ओके. उसके बाद आपका थर्ड एक्सरसाइज है अंडरलाइन द वर्ब एंड अरेंज इन ए 2 कॉलम्स पास्ट एंड अर्लियर पास्ट. सबसे पहले माई फ्रेंड सेट आउट टू सी अ केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट, इसमें आप देखिए माई फ्रेंड सेट आउट टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन बट आई स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन दैम ऑलरेडी. इसमें पास्ट होगा सेट आउट और अर्लियर पास्ट है हैड सीन. नेक्स्ट है आपका व्हेन दे अराइव द स्टेशन देयर ट्रेन हैड लेफ्ट. दे केम बैक होम बट बाय द टाइम आई हैड गॉन आउट टू सी मूवी. इसमें स्टेड आएगा, अराइव्ड आएगा और उसके बाद हैड गॉन आएगा. ओके. नेक्स्ट इज सो दे सेट आउटसाइड एंड एट द लंच आई हैड पेट फॉर देम. इसमें जो सेट है वो आएगा पास्ट में और हैड पेट आएगा अर्लियर पास्ट में. आफ्टर दैट बाय द टाइम आई रिटर्न्ड दे हैड फॉलन असलीप. इसमें आएगा रिटर्न्ड और अर्लियर पास्ट में हैड फॉलन. ओके. नेक्स्ट इज फाइंड दिस फ्रेजल वर्ब इन द स्टोरी. बर्नट आउट, लाइट अप, लुक ऑन, रन आउट, कीप आउट. ठीक है. इसमें आपको अपनी स्टोरी, ये जो हमारे पास हमने स्टोरी पढ़ी है उनमें से वही सेंटेंसेस लिखनी है जिनमें ये वर्ड्स हैं. ठीक है. तो ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे. आफ्टर दैट द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमने ये एक्सरसाइज कर ली है. उसके बाद नाउन फ्रेज करके आपकी एक एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज. उसमें आपको पहले तो कुछ सेंटेंसेस रीड करने हैं और उसके बाद आपको टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको लिस्ट ऑफ नाउन्स हैं और सब एडजेक्टिव्स हैं. आपको एज मैनी एडजेक्टिव्स आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उतने यूज़ कीजिए. यू माइट कम अप विद सम फनी डिस्क्रिप्शन लाइक एलिफेंट. एलिफेंट के लिए एडजेक्टिव्स, फेस के लिए एडजेक्टिव्स, बिल्डिंग के लिए एडजेक्टिव्स और वाटर के लिए. एलिफेंट क्या हो सकता है? वाइल्ड. इसी तरह से ये बनाने हैं. तो आप ये भी एक्सरसाइज खुद से करेंगे, ये आपका होमवर्क है. एक तो इससे पहले वाला एक्सरसाइज नंबर 2 एंड ये वाला एक्सरसाइज. यहाँ पर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे विच इज़ द एंट इन द क्रिकेट. हम ये एक्सरसाइज करेंगे. इसी एक्सरसाइज में आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपका लास्ट पेज है, पेज नंबर 20. उसमें आपको दिया गया है कि इमेजिन दैट यू आर जिम, यू हैव रिटर्न्ड
सी नाउ इट्स ईजी। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है आपके पेज नंबर 20 पर दिया हुआ है, उसमें आपको दिया हुआ है कि इमेजिन कीजिए आप जिम में एंड आप अभी अभी टाउन से वापस अपने टाउन वापस आए हैं वॉर से। अपनी डायरी में आप कैसा फील कर रहे हैं, चेंजेस जो भी हुए हैं, जो इवेंट्स हुए टाउन में, उसके बारे में। तो आपको ये डायरी राइटिंग स्टार्ट करनी है। ये और लिखा हुआ है लेकिन आपको ये दोनों ही स्टोरीज़ कंप्लीट करनी है। और इसका सोल्यूशन आपको जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे, ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। सबसे पहले तो जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे वील डू दिस, ठीक है। तो आप ये एक बार टिक करके रखिएगा स्टोरी, क्योंकि ये हमारे राइटिंग सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज ये कि आपको अपनी डायरी एंट्री में लिखना है कि जिम एज अ जिम आप क्या फ़ील करते हैं जब आप टाउन में आए। आफ्टर दैट आप सपोज़ कीजिए एक विजिटर हैं और आप डिलेमा में हैं, आपको नहीं पता है कि आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए एक ओल्ड लेडी को। ये आप एक ऑथर की जगह पर सोचिए, जब वो ऑथर था और कॉनी से मिलने गया था तो उसने उसको नहीं बताया कि वो जिम नहीं है, उसकी जगह पर सोचना है। लेट हर बिलीव दैट हर डियर जिम हैज़ कम बैक। राइट अ लेटर टू फ्रेंड हाईलाइटिंग योर एंजाइटी, फियर्स एंड फीलिंग्स। आप अगर ऑथर की जगह पर होते तो अपने फ्रेंड को आप ये मैसेज लिख रहे होते, उनको बता रहे होते, तो कैसा क्या लिखेंगे आप उसको कि आप क्या फ़ील कर रहे थे, ये आप लेटर लिखने वाले हैं। आफ्टर दैट नीचे हैं गिवन बिलो इज़ द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी, कंस्ट्रक्ट द स्टोरी यूजिंग द आउटलाइन। आपको आउटलाइन दिया हुआ है स्टोरी का और आपको ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अ यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर डैश फ्रीडम फाइटर डैश एक्साइल टू द अंडमान निकोबार। इसमें आपको टेंसेस यूज़ करने हैं और सेंटेंसेस को फॉर्म करके एक स्टोरी बनानी है, पूरी स्टोरी बनानी है। ये आउटलाइन है, ऐसा नहीं है कि ये फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स समझ के मत फिल कर दीजिएगा। आपको ये स्टोरी स्टार्ट करनी है कहाँ से, कि एक यंग न्यूली मैरिड डॉक्टर था, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और ये एक होल स्टोरी कंस्ट्रक्ट करनी है। ये 3 एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मैं आपकी नोटबुक में देखने वाली हूँ जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होती हैं वैसे ही, ओके। इसके बाद आज ये चैप्टर ख़त्म करते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसमें हम एक मार्टिन लूथर का एक बहुत अच्छा सा थॉट पढ़ते हैं। वॉर इज़ द ग्रेटेस्ट प्लेग दैट कैन अफ्लिक्ट ह्यूमैनिटी, इट डिस्ट्रॉयज रिलीजन्स, इट डिस्ट्रॉयज स्टेट्स, इट डिस्ट्रॉयड फैमिलीज़। वॉर एक सबसे बड़ी बीमारी है जो ह्यूमैनिटी को ख़राब करती है। ये रिलीजन्स को ख़राब कर देती है, स्टेट्स को ख़राब करती है और बहुत सारी फैमिलीज़ को भी ख़राब करती है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर का हमारा पोएट्री पढ़ेंगे, द आंट इन द क्रिकेट। ओके।